नमस्कार साथियों। आज बात एक ऐसे महापुरुष की करेंगे जिसको सबको पढ़ना चाहिए। एक बार इतिहास अपना पढ़ना चाहिए। बात करते हैं यह दुनिया एक बगीचा है। इसे सहेजने व बचाने के लिए एक माली की आवश्यकता होती है। भारत रूपी बगीचे को जिन मालियों ने सजाया व बचाया, जाति धर्म लिंग भेदभाव, किसान मजदूर शिक्षा जैसे अनगिनत कांटों को हटाया और उनमें फूल जिस माली ने खिलाए, उस माली को क्रांति ज्योति कहा जाता है। आज शिक्षा जगत से जुड़ा तबका कलम के लिए लड़ने वाले उस शख्स को कितना याद करता है। बराबरी व आजादी के लिए लड़ती महिलाओं को कितना एहसास है कि उस शख्स के लिए उसका संघर्ष क्या। आज के किसानों को पता है क्या कि सदियों पहले किसान का कोड़ा किस शख्स को महसूस हुआ था। मजदूरों के लिए पहला ट्रेड यूनियन बनाने वाला इस शख्स के बारे में क्या मजदूरों को पढ़ाया और बताया गया। शूद्रों और अतिशूद्रों को गुलामी से आजादी दिलाने वाले इस शख्स को आज कितना पढ़ते और जानते हो। 21वीं सदी के युवाओं कि रोजमर्रा की जिंदगी में उस माली की क्या अहमियत है। इन सवालों के जवाब में आज हम बात करेंगे भारतीय पुनर्जागरण के अगुआ, राष्ट्र निर्माता, क्रांति ज्योति महामना ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के एक सतारा नामक एक साधारण माली जात के परिवार में हुआ था। जिनका व्यवसाय था फूलों का बेचना, फूल को बिक्री करना। पिता का नाम था गोविंदराव फूले, माता नाम था चिमड़ाबाई। लेकिन 9 वर्ष की अवस्था, जब ज्योतिराव फूले 9 वर्ष की अवस्था में थे तो इनकी माता जी का देहांत हुआ। इसके बाद इनके पालन पोषण के लिए इनके पिताजी ने अपनी मौसेरी बहन को अपने घर रखा। सगुड़ाबाई क्षीर सागर जिनका नाम था, जिन्होंने बच्चे के समान ज्योतिराव फूले को पाला और बड़ा किया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी। कई आंदोलन चल रहे थे। ज्योतिबा के पुरखे राजा रजवाड़ों के साथ फूल बेचने का व्यापार करते थे। फूले महाराष्ट्र की एक बहादुर और ज्ञानवान जाति है। उत्तर भारत में इन्हें माली, कुशवाहा, शाक के मौर्य सैनिक आदि के नाम से जाना जाता है। इस माली जाति को, इस जाति का इतिहास भगवान बुद्ध, बिंबिसार, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, महाराजा हर्षवर्धन से जोड़ा है। जिस दिन बालक ज्योतिबा का जन्म हुआ था, बड़ा विचित्र बात है कि उसी दिन ब्राह्मण पेशवा शाही का शनिवार, जो पेशवा शाही का गढ़ होता है जिसको शनिवार कहा जाता है, उस बाड़े में आग लग गई थी। इसीलिए कहा जाता था कि ज्योतिबा का जन्म सदियों से चली आ रही क्रूर ब्राह्मणी व्यवस्था को भस्मसात करने के लिए हुआ था। अब बात करते हैं ज्योतिबा की शिक्षा जब प्रारंभ हुई उसमें क्या बाधाएं उत्पन्न हुई। जब ज्योतिबा के पिताजी ने ज्योतिबा को विद्यालय में दाखिला करवाया, जब पढ़ने के लिए विद्यालय, तो उच्च वर्ण के ब्राह्मणों के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार था उस समय, लेकिन माली जैसी निम्न जाति के बच्चों को अधिकार नहीं था। तब गोविंदराव के मुंशी ने उन्हें बरगलाते हुए उनसे कहा, ज्योतिराव के पिताजी को मुंशी जी ने बरगलाया कि गोविंदराव जी, ज्योति को स्कूल भेजने से भला तुझे क्या फायदा होने वाला, इससे तो आपका धर्म डूब जाएगा, आपकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। यानी कि ब्राह्मण लोग ये समझते थे शूद्रों को, ओबीसी एससी इन जातियों को ऐसा बरगला रखा था, ये नियम बना रखा था कि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपका धर्म नष्ट होगा, आपका धर्म डूब जाएगा, संस्कृति नष्ट होगा। यानी कि शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। ये अंग्रेज हिंदू लड़कों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई बना दें, ये ब्राह्मण इनको फुसला देते थे, लेकिन अपने बच्चों को
पढ़ाते थे। ब्राह्मणों की चालबाजी से अनजान बेचारे सीधे साधे पिताजी इनके उस मुंशी की बातों में आ गए। वे अशिक्षित थे और अपने इतिहास विरासत से अनजान थे। कौन? गोविंदराव फूले। ब्राह्मणों की चालबाजी से अनजान थे, इसीलिए वे उसकी बातों के चक्कर में आसानी से फंस गए और उन्होंने तुरंत ज्योति का स्कूल जाना बंद कर दिया। इस अनर्थ से ज्योतिराव का दिल टूट गया, वह रुआंसा हो गया। लेकिन उसकी लगन, जब वो खेतों में काम करते थे तब भी जितना पढ़ लिए थे उन्हीं को पढ़ते रहते थे। उनकी लगन देखकर ज्योतिराव के दो मित्र थे, गफ्फार बेग मुंशी और दूसरे थे फादर। इन्होंने गोविंदराव फूले को सलाह दी कि आप किसी के बैकराले में मत आकर ज्योतिराव को शिक्षा दिलाइए। ज्योतिराव का इन्होंने दाखिला पुनः करवाया और ज्योतिराव शिक्षा के लिए निरंतर जाने लगे। लेकिन पुराने जमाने में कम उम्र में शादी हो जाती थी, इसी कारण ज्योतिराव की भी 13 वर्ष की अवस्था में शादी हुई। लेकिन जिनके साथ शादी हुई सावित्रीबाई फूले के साथ, उनकी अवस्था थी 7। यह मात्र दो स्त्री पुरुष का विवाह नहीं था, यह भी दो क्रांतियों का मिलन माना जाता है कि जब इन दोनों लोगों का विवाह हुआ तो एक दो क्रांति मिलन। इसके बाद एक घटना ज्योतिराव के साथ होती है कि ज्योतिराव का ब्राह्मण मित्र था जिसकी बारात में उसकी शादी हुई, तो बारात में उसने निमंत्रण दिया, तो ज्योतिराव उसकी बारात में गए। तो बारात जब जा रही थी तो ज्योतिराव जब चलने लगे, आगे निकल गए, तो ब्राह्मणों ने उनको आगे देखकर आगे निकले क्यों ये कहकर उनको बेइज्जत किया, वहां से बारात से भगाया कि तुम शूद्र हो, तुम ब्राह्मणों की बराबरी कैसे कर सकते हो, तुम माली जात से आते हो। इतना अत्याचार उस उम्र में, बाल्यावस्था की उम्र में ये सहने लगे थे। इसके बाद इन्होंने अपने शारीरिक बल को मजबूत करने के क्या किया कि पूना नगरी में, उन दिनों पेशवाओं की राजधानी थी, पूना के ये रहने वाले थे, पेशवाओं की राजधानी थी, तब वहां से ही पेशवाओं का सारा राजकाज चलता था पूना से। और शनिवार बाड़ा उनके शासन का मुख्य केंद्र था, जहां से शासन और प्रशासन, जहां से अधिकार और कानून सब बनाए जाते थे, शनिवार बाड़ा। लेकिन सन 1818 में पेशवाई का खात्मा हो गया। देखिए अंग्रेजों ने यहाँ पर कितना अच्छा, इसको हम लोग सौभाग्य माने कि हमारे आपके लिए कितना अच्छा किया कि 1818 में जब पेशवाओं का खात्मा हुआ और वहां से पेशवाओं का गेरुआ ध्वज यानी कि भगवा झंडा उतार दिया गया था। भगवा झंडा का संकेत है कि सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ेंगे। पेशवाई शासन, ये ज्योतिराव फूले लिखते हैं, फूले ही बताते हैं उस इतिहास में कि जो पेशवाओं का झंडा था गेरुआ रंग का था, भगवा रंग का। अंग्रेजों ने उतारा, उसकी जगह अंग्रेजों का इंडियन जैक यानी कि आकाश में फहराया गया। अंग्रेजों ने अपना झंडा लगाया, जैक। मराठों का राज आपसी झगड़ों और ईश्वर से की वजह से खत्म हुआ था। जातीय भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव की वजह से अंग्रेजों को इस देश में अपनी जड़ें जमाने का और देश पर शासन करने का अवसर प्राप्त हो गया था, क्योंकि हमारे लोग आपस में जातियों में, लिंग में बटे हुए थे। इसके बाद जब ज्योतिराव फूले भी पहलवानी करने लगे, अपने आप को मजबूत बनाने लगे, तो एक दिन पहलवानी करते हुए अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में इन्हों दो अंग्रेज सिपाही मिले जो नशे में धुत थे और असभ भाषा का प्रयोग कर रहे, तो इन्होंने उन दोनों को पीटा और उनको बाहर भगाया। ये महिलाओं की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। जब इनके पिताजी के मित्र ने को फुसलाकर इनका एडमिशन कराया, शिक्षित होने लगे, तो इन्होंने जब मैट्रिक की परीक्षा पास की तो घर में बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी। फिर ये हर समय चिंतित रहते थे कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए महिला शिक्षिका चाहिए होगी। एक दिन ये खेत में काम कर रहे थे तो सावित्रीबाई फूले खाना लेकर गए, तो सावित्रीबाई फूले एक बार अपने मायके से ही एक किताब लेकर गए। तो पढ़ना नहीं जानते थे वो, क्योंकि बिना पढ़ी लिखी लड़की थे, तो चित्र देखकर अपना किताब देखते हैं।
उस दिन वो खाना के साथ खेत में लेके कर गई, लेकिन खेत में खाना उस दिन इसलिए ले गई कि उस दिन सावित्री ज्योतिबा फूले जी का जन्म। तो इन्होंने खाना पेड़ के नीचे बैठ के दोनों लोगों ने खाया, फिर बात की। तो ज्योतिबा फूले ने भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि महिला शिक्षिका बने जो महिलाओं को शिक्षा के लिए अग्रसर हो। तो सावित्रीबाई फूले ने कहा कि आप अगर हमें शिक्षित करें, तो ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। आगे चल के भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले बनी। इन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की शुरुआत की। तो सबसे पहले सन 1848 में इन्होंने विद्यालय खोला, पहला विद्यालय। तब पूरे देश में लड़कियों के लिए सिर्फ 3 विद्यालय थे, एक इनका। तब इन्होंने बहुत मेहनत की, घर घर जाकर लोगों को समझाया अपने विद्यालय में आने के लिए। तब सिर्फ इनको 8 बच्चे मिले थे पढ़ाने। लेकिन सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले ने पढ़ा के उनको तैयार कर दिया कि वो शिक्षिका का काम करेंगे। तब बड़ी बात होती है कि सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती हैं बच्चियों को, तो उनके ऊपर गोबर, पत्थर, कंकड़, कीचड़ कौन फेंकने वाले थे और क्यों फेंका जाता? सावित्रीबाई फूले जब घर से जाती थी तो 3 साड़ी लेकर जाती, एक पहनकर 2 बैग पहन कर जाती थी। उस पर इतना गोबर कीचड़ उछाला जाता, फेंका जाता, पत्थर। कुछ लोग वहां के पान खाते थे, ऊपर थूक देते थे, बहुत अत्याचार करते थे। लेकिन वो अहिंसक के हिंसा की बिल्कुल प्रक्रिया में नहीं थी। आराम से विद्यालय जाकर साड़ी बदलती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी, फिर उधर से चलती तो दूसरी साड़ी पहनती। इतना अत्याचार उन गुंडों के द्वारा इनको सहना पड़ा। एक गुंडे ने इनसे हद कर दी, तब इन्होंने रिप्लाई थप्पड़ भी मारा। ये सब चला, इनके साथ अत्याचार हुआ। लेकिन विचार करिए कि गोबर फेंकने वाले, पत्थर फेंकने वाले, कीचड़ फेंकने वाले लोग कौन? दुख की बात यह भी थी, गोविंदराव फूले, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले दोनों लोग से लोगों को शैक्षिक ज्ञान दे रहे थे, सामाजिक परिवर्तन की तरफ निकल चुके थे। अपने जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था महिलाओं को, अब इसकी एक बात और है कि इन्होंने अपने विद्यालय में एक बिल्कुल कंडीशन नहीं लगाई थी कि नहीं हमारे शूद्र ही बच्चे आए। इन्होंने ब्राह्मणों की भी लड़कियों को पढ़ाया। ब्राह्मण ने भी वहां की ब्राह्मण पेशवाशाही थी। तो गोविंद राव को धमकाते हुए, ज्योतिराव फूले के पिताजी को धमकाते हुए वहां के ब्राह्मणों ने कहा कि या तो आप अपने बच्चे से कहिए, लड़के से कहिए कि पढ़ाना लिखाना बंद करें, नहीं तो आपका बहिष्कार करें। ये सब ब्राह्मणों ने वहां एकजुट होकर सलाह की, गोविंद राव पर दबाव। तो गोविंद राव से कहा है कि आपके बहू और लड़के ने क्या समाज विरोधी, धर्म नष्ट करने वाला काम हाथ में लिया। ये सब कहकर गोविंद राव वो सीधे थे, उन्होंने तुरंत अपने लड़के को फैसला बदलने के लिए कहा। लेकिन गोविंद राव ने कंडीशन रखी कि या तो आपको घर चाहिए या आपको विद्यालय चाहिए। तो गोविंद राव ने घर नहीं चुना, विद्यालय चुना और समाज को शिक्षा देने का काम किया। अब जब घर से निकले, विद्यालय बंद हो गया, जगह नहीं, तब इन्हों को सबसे पहले मुस्लिम महिला फातिमा शेख मिली, जिन्होंने अपना घर दिया। फिर सावित्रीबाई फूले ने फातिमा शेख को पढ़ाया। आगे चलकर मुस्लिम फातिमा शेख प्रथम मुस्लिम शिक्षिका कहना होगा, प्रथम मुस्लिम शिक्षिका बनी। ये सब चलते चलते इस महत्वपूर्ण काम में उनके कुछ उदार ब्राह्मणों ने भी मदद की। ये जरूरी नहीं था, ज्योतिराव फूले ब्राह्मणों के विरोधी थे, ब्राह्मणवाद के विरोधी।
क्योंकि उनके जो ब्राह्मणों ने मदद की थी उनमें 3 लोग मित्र थे, सदाशिवराव गोवंडे, विष्णुपंत हंटे, बालबेकर परांजपे। इन लोगों ने गोविंदराव की ज्योतिराव की मदद की थी। ये ब्राह्मण थे। यानी जो कहा जाए तो ज्योतिराव ब्राह्मण मोदी नहीं थे, लेकिन ब्राह्मणवाद मनवाद विरोधी थे। सत्कार समारोह एक दिन डेट थी 16 नवंबर 1852 का दिन था। पूना में एक कार्यक्रम रखा गया कि ज्योतिराव फूले को सम्मान दिया। वहां के गवर्नर ने इनको सम्मान देने काम किया, तो इन्हें बोलने का जब मौका मिला तो इन्होंने गवर्नर को बोला कि गवर्नर महोदय, मैं इस सम्मान दिए जाने के कारण सरकार के प्रति आभार जरूर व्यक्त करता हूँ, पर इस काम को करने में मुझे अनेक व्यक्तियों से मदद मिली। स्त्री और अछूत शूद्रों को शिक्षित करने का काम तो वास्तव में सरकार का ही कार्य है। अब इसे सरकार को ही आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे आशा है कि सरकार अब इस काम से मुंह नहीं मोड़े। ये सब करते हुए आगे बढ़ते रहे। ब्राह्मणों को इतना गलत लगता रहा, इतने ज्योतिराव खटकते रहे कांटे की तरह, कि एक दिन उन्होंने 2 लोगों को भेजकर इनको मरवाने का षड्यंत्र। 2 व्यक्ति यमदूत बनकर बैठ पहुंचे। एक थे रोडे रामोसी और 2 थे गोडिबा कुमार। जब ये दोनों ज्योतिराव फूले सोए हुए थे अनाथ बच्चों को, अच्छा हाँ, एक बात और है, ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले के कोई बच्चे नहीं थे, तो इन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लिया था, जिनको शिक्षा दे रहे थे, शिक्षित कर रहे थे। ये दोनों जब इनको मारने के लिए पहुंचे तो ज्योतिराव ने इनसे पूछा कि कौन हो तुम भाई। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हम तुम्हारे काल हैं, तुम्हें यमलोक पहुंचाने आए, अब तुम जल्दी से मरने के लिए तैयार। तो ज्योतिराव ने पूछा, लेकिन तुम मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। इस पर उन्होंने भयानक हंसी बिखेरते हुए कहा, अरे हमें इस काम के लिए 1000 रुपए। इतना सुनते ही ज्योतिराव फूले ने अपनी गर्दन आगे कर दी कि तुम तुरंत ये काम करो, लेकिन एक शर्त मेरी है कि इन बच्चों की जिम्मेदारी मुझे मारने के बाद आप संभालो। वो दोनों इतने शर्मिंदा हो गए, उनके हाथों से हथियार छूट गए और उन्होंने ज्योतिराव फूले को अपना गुरु माना और ज्योतिराव फूले की शरण में पहुंच गए। ये हमारे महापुरुष ज्योतिराव फूले एक समय है जब घूमने जा रहे थे, उस समय अत्याचार क्या थे पेशवाओं द्वारा, ब्राह्मण पेशवाओं द्वारा, जो पेशवाशाही थी ब्राह्मणों की, कि अगर कोई महिला का पति मर जाता है, विधवा हो जाती है, तो उसको पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। उसके साथ ये लोग अत्याचार करते थे, और अगर वो अत्याचार के साथ वो महिला कहीं गर्भवती हो गई या कुछ भी हो गई तो उसको मार दिया जाता था। एक प्रथा थी, सती प्रथा। जब पति मरता था तो उसे जबरदस्ती उसके साथ जलाया जिंदा। आप महसूस करिए कि जिंदा इंसान को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको जलाया जाए, आप महसूस करें क्या स्थिति थी 1800 ईस्वी के पहले, 19वीं शताब्दी से पहले। ज्योतिराव फूले इन्हीं क्रूरतियों से लड़ते लड़ते एक दिन घूमते जा रहे थे, तो एक काशीबाई नाम की एक महिला लड़की, इनको वहां एक नदी थी, नट्ठा नाम की, कौन सी नदी थी, मुट्ठा नाम की, पूना में मुट्ठा नाम की नदी थी, उसमें आत्महत्या करने जा रही थी वो। तो भागकर ज्योतिबा फूले ने उस ब्राह्मणी महिला को रोका, उसे उससे पूछा, उसने पूरी बात बताई। उसके साथ उनके ही लोगों ने अत्याचार किया था, वो हो गई थी गर्भवती, तो उसको
मरने पर या मारने पर मजबूर किया गया था, तो आत्महत्या करने जा रहे। ज्योतिराव फूले उसको अपने घर ले गए और उस महिला से जो बच्चा का जन्म हुआ उसका नाम पड़ा यशवंत। उस बच्चे को ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई फूले ने अपना नाम दिया। ब्राह्मणों ने हम लोगों के साथ, शूद्रों के साथ, ओबीसी एससी के इनके साथ इतना अत्याचार किया, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, जब मेरे महापुरुषों को मौका मिला तो उन्होंने समान न्याय की बात की, समता की बात की, समानता की बात की। लेकिन इनको जब मौका मिला तो उन्होंने ऊंच नीच, छूत अछूत, इन सब भेदभाव की बात की। हमारे पुरखों को जब मौका मिला तो इतिहास लिखा, इनको मौका मिला तो इन्होंने इतिहास बदला। हमारे पुरखों को मौका मिला तो उन्होंने जीवन बचाया, इनके पुरखों को मौका मिला, उन्होंने अत्याचार किया, जीवन खत्म किया। महामना ज्योतिराव फूले की बात करें, सावित्रीबाई फूले की बात करें, तो इनको, ये वो राष्ट्रपिता, ये महामाया, महामना है, इनको राष्ट्रपिता कहा। सावित्रीबाई फूले की पूजा होनी चाहिए विद्यालय। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला शिक्षिका ने 5 सितंबर सरस्वती पूजा करके उसके साथ सावित्रीबाई फूले की फोटो रखकर माला चढ़ाया। राजस्थान की कहाँ की घटना आई जानकारी नहीं है, लेकिन वहां के ब्राह्मणों ने आकर इसका विरोध। ये आज भी हमें आपको एहसास करा रहे हैं, ये अभी भी हमको 19वीं शताब्दी से पहले वाले जोन में ले जाना चाहिए। ये सब चलता रहा। एक वक्त की बात है, किसानों की फरियाद को लेकर इंग्लैंड की महारानी सारे भारतीय साम्राज्य की साम्राज्ञी थी। उनका पुत्र ड्यूक ऑफ कैनाट भारत के दौरे पर आए हुए थे। राय बहादुर हरिराव जी के हवेली राजपुत्र का अभिनंदन समारोह संपन्न किया जाना था। उसी समारोह संपन्न में सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया था, जिनको निमंत्रण है वही आए। तो ज्योतिबा फूले बिल्कुल फटे पुराने कपड़े असहज होकर पहनकर आए, उस कार्यक्रम में बैठे। लेकिन मंच पर बैठे एक अधिकारी ने राजपुत्र के कान में कहा, सर, ये इनके पहनावे पर नहीं जाना, ये पूना के एक बहुत बड़े और जनप्रिय समाज सुधारक। तब जाकर ज्योतिबा फूले जी को बोलने का अवसर मिला। उन्होंने राजपुत्र के समक्ष स्पष्ट शब्दों में कहा, यहाँ सज धज कर आए हुए इन लोगों को देखकर आप इस देश के लोगों के बारे में सही अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। हमारा देश गरीबी है, हमारा देश गरीब है, यहाँ के बहुसंख्यक लोग किसान, इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इन्हें पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसे किसानों का ही मैं प्रतिनिधि हूँ। आपको सच्चा भारत गांव में ही दिखाई देगा। हमें मुफ्त शिक्षा दो, उसी से हमारे सवालों के जवाब हमें मिल जाए। हमारा यह संदेश आप रानी साहिबा तक भी पहुंचाने की कृपा करना। ये अभिवादन, ये मांग थी ज्योतिराव फूले की। तो महारानी के पुत्र ने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को महारानी के पास तक पहुंचाएं। ये सब चलता रहा। एक समय 1988 की बात है, जनता की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था। राय बहादुर भंडेकर उसी कार्यक्रम में बोलने लगे कि जनता की तरफ से सभा ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि देकर सम्मानित कर। इतना कहते ही फिर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और महात्मा ज्योति फूले की जयकार से चारों दिशाएं गूंज उठी। फिर ज्योतिबा फूले बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, मित्रों, मैं एक आम आदमी हूँ, दुनिया में महात्मा सिर्फ एक ही है और वह है निर्भीक, यानी जगत निर्माता। हम सब उसी की संतान है और महात्मा का किताब
देकर आप मुझे आम आदमी से दूर न करें। अगर मेरी सेवा से आप वास्तव में ही संतुष्ट हैं, तो मेरे बाद उस काम को आप आगे बढ़ाना, मैं आपसे इतना ही आशा करता हूँ। साथियों, ये 1900 शताब्दी से पहले का दौर था। आज वर्तमान की स्थिति बताएं, उन ज्योतिबा फूले ने अंग्रेजों से जब बात हुई, अंग्रेजों से मांग की, तब अंग्रेजों के विरोध में ब्राह्मण कब आए, ये भी बात समझो। जब अंग्रेजों ने कहा भारत का विकास कैसे हो सकता है, लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने मांग की कि लोगों को शिक्षा दी जाए और ब्राह्मणों की दान दक्षिणा बंद। जब ये होना बंद हुआ तो एक घटना और हुई थी नाई लोगों के साथ। तब ज्योतिबा फूले ने नाई लोगों से ब्राह्मणों के बाल कटवाना बंद करवा दिया था, तो ब्राह्मणों ने स्वयं अपने बाल काटना प्रारंभ। फिर इन्होंने जब दान दक्षिणा बंद करवाई, अंग्रेज इस बात पे सहमत हुए, तब इन्होंने ब्राह्मणों ने तैयारी की, अब अंग्रेजों को बढ़ाया। पहले अंग्रेज इनके हिसाब चलते रहे तब तक ठीक। जैसे ही अंग्रेजों ने समाज को लेकर बात की, तो अंग्रेजों को अब भगाया। तब ब्राह्मण पेशवाशाही तैयार हुए, मीटिंगें स्टार्ट हुई कि अब अंग्रेजों से लड़ाई। दूसरी बात, उस अंग्रेज आज का समय, आज अगर महामना ज्योतिबा फूले होते तो मंदिर में दान दक्षिणा न दिलाकर शिक्षा की बात करते, मंदिर की बात ना करके स्कूल विद्यालय की बात करते। आज ज्योतिबा फूले होते मंदिर की बात ना करके रोजगार की बात करते। आज ज्योतिबा फूले होते मंदिर की बात ना करके किसानों की बात करते। आज ज्योतिबा फूले होते मंदिर की बात ना करके मजदूरों की बात करते। आज ज्योतिबा फूले होते मंदिर की बात ना करके महिलाओं की बात करते। आज ज्योतिबा फूले होते मंदिर की बात ना करके हमारे बहन बेटियों की बात करते, मणिपुर जैसी घटनाओं की बात करते। इसलिए मेरे साथियों, जो हमारे महापुरुष कह के गए, ज्योतिबा फूले लास्ट अभिवादन में कह के गए कि जो हम जहाँ से छोड़ रहे इसको रुकने नहीं देना है। इसलिए साथियों, हमारी आपकी जिम्मेदारी है, महानायक हमारे महामना जो हमको जिम्मेदारी दे गए उसको हम वो निभाएं और इसको आगे लेकर चलें। सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट से बताएं, अपना सुझाव भी दें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें कि हमें अपने ही लोगों की जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म पिछड़ा दलित आवाज है, हमें पिछड़ा दलितों की ही आवश्यकता है कि आप अपने लोगों के साथ खड़े